रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ सलीमा रजा। ये है मेरे साथी मेरे साथ स्टूडियो में, जिनका नाम है अरशद इकबाल, और हम दोनों मिलकर एक बार फिर आपका स्वागत कर रहे हैं अपने साप्ताहिक प्रोग्राम आई वे ये है रोशनी का कारवां में। अरशद मियाँ जी, देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको बोलते ही उनका जो आपसी तालमेल है वो बिल्कुल सामने आ जाता है। मसलन नृत्य और ताल, जी हाँ, मसलन म्यूजिक और सुर, बिल्कुल, मसलन अरशद सलीमा। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन सुनो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको जब आप साथ साथ कहते हैं तो दिमाग में कुछ लगता है कि अच्छा, वाकई इनका भी कोई आपस में तालमेल है कि नहीं। और ये शब्द है ब्लाइंड एंड फोटोग्राफी, है ना? यानी कि क्या कोई ब्लाइंड व्यक्ति फोटोग्राफी कर सकता है? मैं सिर्फ एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जब सारे काम किए जा सकते हैं तो ये भी किया जा सकता है। मेरा तो ये मानना है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम इंसानों को दूसरे प्राणियों से जो चीज अलग करती है वो है सोचने समझने की और समस्याओं का हल ढूंढ निकालने की जो क्षमता है, वही। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि एक ब्लाइंड इंसान वो चीज कर सकता है जिसमें आंखों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्यों नहीं? और आपका ये शक दूर करने के लिए मैं आज के मेहमान से आपकी और हमारे श्रोताओं की मुलाकात करवाना चाहूंगा। मैं ये बता रहा हूँ कि मुंबई के पार्थो भौमिक जी जो हैं वो शौकिया फोटोग्राफर हैं और दृष्टिवान हैं, दिखता है उन्हें, पर पार्थो ने अब दृष्टिहीन लोगों को ये कला सिखानी शुरू की है। भाई वाह 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 वाह। आई वुड लाइक टू बिग हैंड, बिग क्लैप फॉर अ पर्सन लाइक दैट। मतलब फिर तो ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आखिर कैसे ये ब्लाइंड लोगों को कैमरा से शूट करना सिखाते हैं, है ना? और सबसे बड़ी बात यह है कि फोटोग्राफी दृष्टिहीन लोगों के काम कैसे आ सकती है। तो चलिए, पार्थो और हमारे साथी जॉर्ज अब्राहम के से बातचीत हो रही है, उसको इंटरेस्टिंगली सुनते हैं और जानते हैं इस रहस्य का राज। नमस्कार पार्थो, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। फोटोग्राफी एक विजुअल मीडियम है और आपने कैसे सोचा कि दृष्टिहीन लोग ये कर पाएंगे? मुझे एक मैगजीन 2004 में मुझे पढ़ने को मिला था, तो वहाँ पे एक दृष्टिहीन फोटोग्राफर के बारे में था जो पेरिस फ्रांस में बेस्ड थे। तो वो पढ़ने के बाद मुझे सबसे पहले ये लगा कि एक दृष्टिहीन आदमी फोटोग्राफी कैसे कर सकता है और रादर विजुअल मीडियम के साथ कैसे कनेक्ट कर सकता है। तो मैंने उनको लिखा, काफ़ी इंटरेस्ट मैंने दिखाया कि कैसे वो करते हैं एंड ऑल डिटेल्स, और काफ़ी इंटरेस्ट मुझे ये लगा कि ये एक टोटल अलग से डायमेंशन है, विजुअल डायमेंशन, जो दृष्टिहीन तो हैं, फिजिकली देख नहीं सकते हैं, बट उनके माइंड्स आई में देयर इज लॉट ऑफ विजन इन देयर माइंड्स आई, उसको कम्युनिकेट करना बेसिकली। तो जाहिर है पार्थो कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति आमतौर पे फोटोग्राफी एज अ करियर तो ले नहीं पाएंगे, तो फोटोग्राफी परस्यू करने का पर्पस क्या होगा? दे कैन परस्यू दिस एज अ सीरियस हॉबी जी, और इसके कुछ फायदे इसलिए होते हैं कि उनके जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अदर सेंसेस जो है जी, जो फोटोग्राफी में यूज होते हैं, जैसे साउंड, टच और उनके अदर सेंसेस जो है वो काफ़ी फोकस में आ जाते हैं जी। सो थेरेपेटिकली वो काफ़ी हेल्प करता है उनको। सेकेंड, हमारी सोसाइटी को एक मैसेज भेजता है कि ब्लाइंड कैन डू, जो हमारे यहाँ पे एक नेगेटिविटी जो वेव्स हैं उसको काफ़ी हद तक उसको करेक्ट करती है या नलीफाई करती है हमारी सोसाइटी की। दूसरी बात जो आपने कहा कि एज अ सीरियस हॉबी, ये हॉबी का प्लेजर तभी आएगा जब वो खुद देख पाएंगे कि फोटोग्राफ में क्या है और क्या मैंने ये इंटेंट किया था, वो इंटेंशन के मुताबिक हुआ है कि नहीं। वो अगर खुद देख नहीं पाएगा तो फिर वो मज़ा कैसे आएगा। मेरे स्टूडेंट जब भी फ़ोटो निकालते हैं उनके साथ मैं बैठता था एंड मैं उनको एक्सप्लेन करता था कि क्या क्या वो निकाले। हम लोग जो साइटेड पर्सन देखते हैं तो उसको में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ज़्यादा देखते हैं कि ये चेयर कहाँ है, ये टेबल कहाँ है, ये फ्लावर वास कहाँ है। पर हमारे वर्कशॉप में ये कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को
बाद में हम लोग उसको एक्सप्लोर करें, पहले उसका जो इमोशनल और उसका जो कंसेप्चुअल कंटेंट है उसको पहले बताएं। इसके साथ वो डिस्क्रिप्शन मैं उनको देता था कि आपने कैसा फोटो निकाला है, उसका कम्युनिकेशन कैसा है, व्हाट इज द कंटेंट और कैसे वो कम्युनिकेट कर रहा है। इसके साथ हम लोग रेज्ड फोटोग्राफ्स और रेज्ड वर्जन में कन्वर्ट करते हैं, जो हम लोग एग्जीबिशन में भी डिस्प्ले करते हैं। जो दृष्टिहीन है वो उसको छू के एटलीस्ट ऑब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट है एंड लेआउट है उसको फील कर सकते हैं। हम लोग अपने कार्यक्रम में हमारे गेस्ट के पसंद के गाना सुनते हैं। बाकी जगह वो गाना है क्या? कौन सा? वो चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते वही थमके रह गई है, वही थमके रह गई है। मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते जो कही गई न मुझसे, जो कही गई न मुझसे, वो ज़माना कह रहा है, वो ज़माना कह रहा है कि फसाना बन गई है, कि फसाना बन गई है। मेरी बात चलते चलते, मेरी बात चलते चलते यूं ही कोई। पार्थ जी, एक ब्लाइंड व्यक्ति को जब आप फोटोग्राफी सिखाते हैं तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे? हमारी कोशिश ये रहती है कि जो दृष्टिहीन है उनकी पॉइंट ऑफ व्यू और उनकी इमेजिनेशन जो विजुअल वर्ल्ड की है उनकी, जिसमें वो रहते हैं जी, उसका ही रिफ्लेक्शन उनके काम में आए। फर्स्ट सेशन का जो इंटरेक्शन होता है उसमें मैं ये कोशिश करता हूँ कि हाउ क्लोजली वो दृष्टिहीन व्यक्ति अपने विजुअल वर्ल्ड के साथ रिलेटेड है। जैसे मैं उनको पूछता हूँ कि आपके जो लिविंग रूम है उसको डिस्क्राइब कीजिए, बिकॉज उसमें क्या होता है कि वो जांचने के बाद सपोज किसी का बहुत अच्छा है या बहुत किसी का थोड़ा कम है, तो उसके बेसिस में हम लोग उसके जो ट्रेनिंग नीड वो एक्चुअली हम लोग उसको डिसाइड कर सकते हैं। सो सेकंड स्टेप इसके बाद क्या होगा? उसके साथ कलर का कोई मेमोरी या कलर का कोई परसेप्शन है ही नहीं, एसोसिएशन नहीं है। तो हम लोग ऐसी कोशिश करते हैं जिसमें जो कंप्लीट दृष्टिहीन है उनको ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे सब्जेक्ट्स पे काम करवाया जाए जो जिसके साथ वो रिलेट कर सकते हैं, जैसे टूथपेस्ट, टूथब्रश या मेज और कुर्सी ठीक है, या ब्रेल किताबें, बहुत कुछ है। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो कंप्लीट दृष्टिहीन है एंड वो कभी कभी अपने पेरेंट्स के साथ डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेस में जाते हैं जी, तो वो लोग फोटो खींचते हैं। मैंने उनसे कभी और पूछा है कि आपने कैसे फोटो निकाला, तो उन्होंने बोलता किसी ने डिस्क्राइब किया और मैंने फोटो निकाला है। तीसरी बात ये हो गया कि वो एक्चुअली शूट कर रहा है। मान लो कि मैं इस कमरे में आ गया, टोटली ब्लाइंड हूँ और मैं मान लो ये माइक्रोफोन को शूट करना चाहता हूँ, तो मुझे कैसे मालूम होगी माइक्रोफोन कहाँ पर है और कहाँ ठहर के मुझे ये पूरा फ्रेम में आएगा? इसके लिए मुझे थोड़ा ट्रेनिंग देना पड़ता है। उसमें ऐसा रहता है कि हम लोग जो कैमरा यूज करते हैं दैट्स अ वेरी सिंपल कैमरा, पॉइंट एंड शूट कैमरा, जहाँ पे ऑटो फोकस है और एक्सपोजर वगैरह जो है वो ऑटोमेटिक प्रोग्राम रहते हैं जी। तो सबसे पहली बात है कि ये माइक का प्लेसमेंट उसको जज करना पड़ेगा इस रूम में जी। तो इस रूम का स्पेस जो है ही विल जस्ट फील द वॉल और जस्ट वॉक, थोड़ा चलने के बाद उनको पता चल जाता है कि स्पेस में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और क्या है जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि माइक्रोफोन के साथ इसको और क्या क्या लेना है, खाली माइक्रोफोन ही लेना है या उसके साथ कुछ दीवार है, इसके बाद में दरवाजा है या खिड़की है उसके साथ करना है। उस फ्रेम में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको माइक्रोफोन के साथ जो उसके जो सराउंडिंग्स है उसको थोड़ा एसेस करना पड़ता है जी। ये एसेस करने के बाद इस एरिया को कवर हम लोग जो करते हैं साइटेड लोग, हम लोग कैमरा लेने के बाद एक स्पेस को कवर करने के लिए आगे पीछे दाएं बाएं जाते हैं जी जी जी। तो इन द सिमिलर फैशन दृष्टिहीन को इस एरिया को मेजर करने के लिए उसको पाँव से बाय वॉकिंग दे कैन मेजर दैट स्पेस। जैसे आपको 10 स्टेप मिलता है कि ये स्पेस 10 स्टेप है, यदि माइक्रोफोन मेरा 5th स्टेप के पोजीशन पे है जी। तो जब मैं पीछे लौटूंगा तो मैं 5th पोजीशन पे मैं रुक जाऊंगा जी। और माइक्रोफोन से
3 स्टेप पीछे जाऊंगा, मैं अपने कैमरा को उस माइक्रोफोन के डायरेक्शन पे पॉइंट करूंगा और शूट करूंगा, तो जितना स्पेस मैंने जज किया था वही स्पेस मेरे फ्रेम में आ जाएगा। यानी कि ये मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस के साथ ये मेजरमेंट्स और डिस्टेंस के अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, पूरा आ जाता है। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी, ये आपने अभी तक इन फोटोग्राफी को प्रचार करने के लिए मेरे ख्याल से कई जगहों पर प्रदर्शनियां भी किया है। कहाँ किया है आपने प्रदर्शनी? ये सबसे पहले हमारा प्रदर्शनी बॉम्बे में हुआ था फरवरी में जी, उसके बाद बैंगलोर में जी, उसके बाद हम लोगों ने अभी दिल्ली में अक्टूबर में जी इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया है जी, और आगे भी कलकत्ता और दूसरे शहर में जाने का हम लोगों का प्लान है। आँख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.eyeway यानी EYEWAY.org पर विजिट करें। ये है रोशनी का कारवां। सलीमा जी, क्या आपने मेरी फिल्म कत्ल देखी है, जिसमें मैंने एक ब्लाइंड व्यक्ति का किरदार निभाया है? हो, तो जनाब अब संजीव कुमार जी बन गए हैं। जी हाँ, संजीव कुमार जी, अब मेरा मतलब है अरशद इकबाल जी, अब मेरा मतलब है संजीव कुमार जी। उफ तौबा, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ। मैंने ये फिल्म देखी है जिसमें आप अपनी पत्नी का कत्ल कर देते हैं। जब आपको ये पता चलता है कि उसका चक्कर आपके ही दोस्त के साथ चल रहा है। क्या शानदार फिल्म थी और क्या जानदार अभिनय किया था संजीव कुमार ने। मेरा मतलब, आपको कितना होशियार दिखाया गया था। आप इस काम को जबरदस्त प्लानिंग और प्रिसिजन से अंजाम देते थे, है ना संजीव कुमार जी? दोस्तों, ठीक इसी तरह बेल्जियम में ऐसे कुछ ब्लाइंड लोग हैं जो क्राइम के क्षेत्र में अपना दिमाग और अपनी दूसरी इंद्रियों का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, पर फर्क इतना है कि ये लोग कानून के साथ हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लाइंड पुलिस ऑफिसर्स की। वाह, तो चलिए चारू शर्मा की जुबानी हम ऐसे ही एक ब्लाइंड पुलिस ऑफिसर साशा वैन लू के बारे में जानते हैं। साशा वैन लू ने यह साबित कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी लड़ाई में वो एक बेहद कारगर हथियार साबित हो सकते हैं। जी हाँ, 1971 में जन्मे वैन लू बेल्जियम के एक डिटेक्टिव हैं और जन्म से ही दृष्टिहीन हैं। वो उन 6 दृष्टिहीन पुलिस ऑफिसर्स की बेहद प्रतिभाशाली यूनिट का एक हिस्सा हैं, जिन्हें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के दौरान टैप्ड टेलीफोन कॉल्स के आंकलन में महारत हासिल है। वैन लू की क्षमता इतनी जबरदस्त है कि वो डायल किए गए टोन सुनकर नंबर पहचान लेते हैं। आवाज की गूंज से यह पता कर लेते हैं कि अपराधी किस माहौल के आसपास से बोल रहा है। यहां तक कि टेलीफोन पर आती इंजन की हल्की सी आवाज से वो जान जाते हैं कि कार कौन सी है। यह अलग बात है कि वो एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते हाथ में गन नहीं बल्कि एक सफेद छड़ी पकड़ते हैं। लू कई भाषाएं बोल लेते हैं, जिससे अपराध की गुत्थी को सुलझाने में उन्हें मदद मिलती है। उनके माता पिता ने बचपन से ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर तरह का एक्सपोजर दिया। यहां तक कि कार चलाते हुए वैन लू को गोद में बिठाते थे ताकि वो स्पर्श करके समझ सकें। जून 2007 में इस ब्लाइंड पुलिस यूनिट की स्थापना हुई थी, परंतु पुलिस फोर्स के कई वरिष्ठ अधिकारी इस यूनिट के खिलाफ थे, क्योंकि उनके अनुसार दृष्टिहीन पुलिस ऑफिसर्स पुलिस फोर्स के लिए बोझ से ज्यादा और कुछ नहीं साबित होंगे। पर वैन लू और उनके बाकी सहकर्मियों ने अपनी अद्भुत क्षमताओं और आत्मविश्वास से सबको गलत साबित कर दिया। आज यकीनन वो आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी लड़ाई में एक बिल्कुल नए और बेहद कारगर हथियार के रूप में उभर कर सामने आए हैं। कसके जूता, कसके बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। में फाइल, मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। ये सोते भी है टेंशन, आगे रहने की है टेंशन, मेहनत इनको
आज्ञाकारी है। Any action mentioned in this advertisement should not be imitated by anyone, especially by children. भाई साहब, ये आपको थम्स अप कहाँ से मिली? वो दुकानदारों ने तो कहा कि आखिरी थम्स अप खत्म हो चुकी है। थम्स अप चाहिए? जी। काफी सिंपल है। कैसे? उस बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पे पहुंच जाओ, वहाँ फिर वहाँ से सामने वाली बिल्डिंग की छत पे छलांग लगाओ। हैं? उस छत से नीचे देखोगे तो थम्स अप का एक ट्रक जाता दिखेगा। हाँ। बस तार पकड़ के पहुंच जाओ और उसी पर से उठा लो। लेकिन मैं भी वहीं से लाया हूँ। मैं तो समझ गए? और सुनो जी, आखिरी थम्स अप जैसा कुछ नहीं होता। Thumbs Up is a registered trademark of the Coca-Cola Company. Contains added flavor, contains no fruit. साथियों, क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसे संगठन हैं जहां ब्लाइंड लोगों को अलग अलग मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म की मसाज करने की ट्रेनिंग दी जाती है? जी हाँ, दिल्ली के ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में 2003 से लोगों को रिलैक्सेशन मसाज में ट्रेनिंग दी जा रही है। अब ये कला इन लोगों की आमदनी का एक जरिया भी बन गई है। आइए चलते हैं हमारे साथी प्रणय गडोदिया के पास, जो पता लगा रहे हैं इस तेजी से उभरते प्रोफेशन के बारे में। दोस्तों, रिलैक्सेशन मसाज जो है किसी व्यक्ति को रिलैक्स फील करवाने के लिए, आराम देने के लिए दिया जाता है। हमने बात की मिस्टर डेविड से, जो कि ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन दिल्ली में प्लेसमेंट ऑफिसर हैं और वहां के इस रिलैक्सेशन मसाज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को ओवरसी कर रहे हैं। मिस्टर डेविड, ये बताएं कि रिलैक्सेशन मसाज ये होता क्या है? बॉडी के विभिन्न अंगों को प्रेशर पॉइंट के द्वारा अरोमा ऑयल से मसाज करके रिलैक्स करा जाता है। ये मसाज अलग अलग तरीके के होते हैं। हेड मसाज, फुट मसाज, या बॉडी के बैक में हो गया या पेट में हो गया। आपका यहाँ पे जो ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में ये रिलैक्सेशन मसाज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये कोर्स हमने 3.5 साल पहले एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ मिलके स्टार्ट किया गया है। ये एक इंस्टीट्यूट है जो मसाज और ब्यूटी हेल्थ केयर में काम करता है। ये कोर्स सीखने के लिए आपको कम से कम 8वीं क्लास पास होना चाहिए और ये कोर्स 3.5 महीने का है। इस कोर्स में हम लोग ज्यादातर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, जो आपको मसाज सीखने के एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं। और ये कोर्स सीखने के लिए ऐसा कोई खास ज्यादा आपको साइंस की नॉलेज चाहिए या एक आम व्यक्ति जो विजुअली इम्पेयर्ड है जो वो कर सकता है। इसके साथ इस जगह पे एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, जो बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो कॉलेज में पढ़े हैं और ऊपर पढ़ना भी चाहते हैं, वो भी आके ये कोर्स सीख सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स के द्वारा वो अपने आप अपनी रोजगार के लिए भी कोई ना कहीं रास्ता खोल पाएंगे, जो पढ़ाई के साथ साथ करा जा सकता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं एक दृष्टिहीन व्यक्ति को रिलैक्सेशन मसाज में कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है। रामपाल जी, आप यहाँ पे ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में रिलैक्सेशन मसाज के इंस्ट्रक्टर हैं। जी सर। किस तरह से सिखाते हैं आप बच्चों को, जो ब्लाइंड स्टूडेंट आपके पास आता है, जो देख नहीं सकता? सबसे पहले हम लड़के को चेंज कराकर उसको बेड पर लेटाएंगे। बेड पर लेटाने के बाद हम अपने हाथ में ऑयल लेंगे और लेने के बाद जो हम स्ट्रोक मार रहे हैं बॉडी पे, जो मसाज कर रहे हैं, तो वो लड़का हमारे हाथ पर रख करके वो चेक करता है एक्टिविटी क्या हो रही है। जो मतलब ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, आपके हाथ के ऊपर टच करके हाँ जी ये देखते हैं कि किस तरह से मसाज हो रहा है। तो उसके बाद दूसरे ट्रेनी को लिटा करके वो लेता है जो मसाज दे रहा है पहले, तो वो उसका आइडिया निकालता है कि ये मसाज ठीक कर रहा है या रिलैक्स कर रहा है या पेन कर रहा है, तो वो भी उसमें बताएगा। उसके बाद जब ये दोनों लड़के आपस में ट्रायल कर लेते हैं, तो लास्ट में फिर हम अपने ऊपर उन बच्चों से कराते हैं, दोनों ट्रेनी से एक एक करके हर महीने में एक टेस्ट लेते हैं और फिर लास्ट में हम 3 महीने के बाद एक फाइनल टेस्ट लेते हैं, जो कि ओरल में लेते हैं हम और प्रैक्टिकल में। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि कैसे लोग रिलैक्सेशन मसाज को अपना व्यवसाय बना रहे हैं। हमने बात की 2 मैस्योर से, जो यह कोर्स कंप्लीट करने के बाद सक्सेसफुली एज अ मैस्योर काम कर रहे हैं। श्याम किशोर प्रसाद, मैं पटना बिहार से हूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हिंदू कॉलेज में 2005 में। मसाज का काम करता हूँ और एक्यूप्रेशर का काम करता हूँ। आपको ये काम मिलता कैसे है? मैंने अपना पॉम्पलेट छपवाया था, तो उसको मैंने अखबार में डलवा करके लोगों को घर घर पहुँचवाया था। उसके अलावा ये हमारा जो ब्लाइंड एसोसिएशन है, इसमें हमारे सर हैं मिस्टर रामपाल सर, इनको भी यदि कोई कॉन्टेक्ट मिलता है हमारे एरिया के आसपास के लोग जो होते हैं, तो उनको सर मुझे बताते हैं, उनके पास में जाता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी कस्टमर ने मुझसे करवाया, उसको अच्छा लगा, तो उसका कोई रिलेटिव है, उसको ज़रूरत है मसाज की, तो मुझे बताते हैं वे और मैं जाता हूँ उनके यहाँ। और किस तरह का काम मिलता है आपको? सर मुझे ज़्यादातर ट्रीटमेंटल
काम मिलता है। जैसे किसी को दर्द है पीठ में या कमर में, कहीं भी किसी भी हिस्से में दर्द है, तो वहाँ पर पहले उनको मैं रिलैक्सेशन मसाज करता हूँ, और रिलैक्सेशन मसाज करने के बाद फिर उनको यदि ज़रूरत होती है एक्यूप्रेशर की, तो एक्यूप्रेशर करता हूँ। तो ये आपने रिलैक्सेशन मसाज के अलावा ये एक्यूप्रेशर और ये सब सीखा है आपने? सर इसी ब्लाइंड स्कूल से मैंने सीखा है। मैंने अक्टूबर 2005 से लेकर जनवरी 2006 तक का ये कोर्स किया था। अभी आप कितना कमा लेते होंगे? 5,500 से 6,000 रुपए तक मैं आराम से कमा लेता हूँ। कैसा लग रहा है आपको काम करते हुए? सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें मेरा करियर बन रहा है। मतलब इस योग्य हो चुका हूँ कि अपने पैर पर खड़े होकर के लोगों की, अपने घर वालों की सेवा कर पा रहा हूँ। हाँ जी, आपका नाम? प्रमोद कुमार शर्मा, मैं दिल्ली से हूँ। प्रमोद कुमार जी, अगर कहा जाए तो महीने की आमदनी कितनी हो जाती होगी? मैंने ऑफिस में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ा हुआ है, उसके जरिए मेरे पास कॉल आती हैं। मुझे महीने में 4 से 5 हज़ार तक की जो है इनकम हो जाता है। एक बार में आप किसी के क्लाइंट के पास जाते हो तो एक मसाज का क्या चार्जेस होता है? ऐसा सर जी, हमारी सिटिंग के ऊपर होता है, जैसे 200 रुपये से लेके 300 तक ले लेते हैं। और इसके पहले आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? अपना एक छोटा सा बिजनेस करता था, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सप्लाई देता था मार्केटों में। ये आपका विजन प्रॉब्लम कब से है? विजन प्रॉब्लम तो सर मुझे 8 साल की हो गई थी। स्कूल मेरा यहीं से हुआ, उसके बाद जो है कॉलेज चला गया। दोस्तों, इस संस्था में हमारे विजिट के दौरान हम मिले 2 युवा लड़कियों से जो काफी दूर से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेने आई थी। मेरा नाम जुनीता राय है और मैं वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से आई हूँ यहाँ पर। और मैंने दार्जिलिंग से ही मैंने अपना BA तक अपना पढ़ाई कर लिया, और उसके बाद अभी मैं यहाँ पर मसाज कोर्स के लिए आई हूँ। मेरा नाम रीना रॉय है और मैं भी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट की सिलीगुड़ी जगह से आई हूँ। और मेरा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, जो बागडोगरा कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ। और मैं भी इधर में मसाज कोर्स के लिए आई हूँ। क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कोर्स अच्छा है? क्यों करना चाहती हो तुम ये कोर्स? सर ऐसा है कि ये जो मसाज कोर्स करने के बाद सर हम लोग अपना मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं सर, और उसमें सर हम लोग इसमें थोड़ा स्कोप भी है, हमने सुना है। अंत में हमने दोबारा बात की प्लेसमेंट ऑफिसर मिस्टर डेविड से और ये जाना कि इस कार्य क्षेत्र में ग्रोथ के लिए क्या स्कोप है और काम की कौन कौन सी विभिन्न अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। आपको मिल सकता है पार्लर्स में, स्पा में अच्छी नौकरी मिल सकते हैं, लेकिन मैं ये हमेशा हर बच्चों को यही समझाता हूँ कि आप अपने आप ही जाके बाहर जाके किसी से क्लाइंट पकड़ के काम करेंगे, उसमें आपको ज़्यादा कमाई हो सकता है। और हमारे यहाँ से ट्रेन किए हुए 2 बच्चे 3 बच्चे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे कि एक बच्चा नॉर्थ ईस्ट में अपनी पार्लर खोल रखा है और कम पैसे लेके 50 रुपये या 100 रुपये फीस लेके इतनी मसाज वो कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से ट्रेन किए बच्चों को 2-3 बच्चों को उसने अपने पार्लर में नौकरी दे रखा। यहाँ पे लड़कियों ने भी कुछ कोर्स किया है और लड़कियां भी क्या काम कर रही हैं अभी? नॉर्थ ईस्ट में एक लड़की थी जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करके गई है, उसने अपने पैसे से और 2-3 मशीनें भी लगा रखी हैं जो एडवांस टाइप की मशीन है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन के लिए या पेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो मशीन के भी इस्तेमाल कर रही है अभी। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं। ये है रोशनी का कारवां। Any action mentioned in this advertisement should not be imitated by anyone, especially by children. भाई साहब, ये आपको थम्स अप कहाँ से मिली? वो दुकानदारों ने तो कहा कि आखिरी थम्स अप खत्म हो चुकी है। थम्स अप चाहिए? जी। काफी सिंपल है। कैसे? उस बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पे पहुंच जाओ, वहाँ? फिर वहाँ से सामने वाली बिल्डिंग की छत पे छलांग लगाओ। हैं? उस छत से नीचे देखोगे तो थम्स अप का एक ट्रक जाता दिखेगा। हाँ। बस तार पकड़ के पहुंच जाओ और उसी पर से उठा लो। लेकिन मैं भी वहीं से लाया हूँ। मैं तो समझ गए? और सुनो जी, आखिरी थम्स अप जैसा कुछ नहीं होता। Thumbs Up is a registered trademark of the Coca-Cola Company. Contains added flavor, contains no fruit. दोस्तों, ऐसा है कि अब समय आ गया है एपिसोड 32 में पूछे गए हमारे सवाल का जवाब जान लेने का। हमने पूछा था कि विकलांग लोगों के अधिकार के लिए बने UN कन्वेंशन के आर्टिकल 27 में किस बात का ध्यान दिया गया है? ए, यह विकलांग लोगों के नौकरी और काम करने के अधिकारों का ध्यान देते हैं। बी, यह विकलांग लोगों के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के अधिकार पे ध्यान देते हैं। या सी,
या विकलांग लोगों के भोजन के अधिकार का ध्यान देते हैं? और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। ये डिसेबल लोगों के नौकरी और काम करने के अधिकारों पर ध्यान देते हैं। इस हफ्ते भी हमारे लकी विनर का नाम बताने के लिए हमारे साथी मौजूद हैं प्रणय गड़ोदिया। थैंक यू सलीमा आंटी। दोस्तों, एपिसोड 32 के लकी विनर बने हैं ईमेल भेजने वाले यरवाड़ा पुणे से मिस्टर राकेश सोनी। सोनी साहब, सोने जैसा प्राइज आपके पास में जल्दी पहुंच जाएगा। दोस्तों, ये भी जान ले कि ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की ये संधि है, इसका मकसद है बढ़ावा देना, रक्षा करना और ये सुनिश्चित करना कि विकलांग लोगों को भी सारे मानव अधिकार मिले और पूरी तरह से मिले और बराबरी के स्तर पे मिले। दोस्तों, तो अब जरा गौर से सुनिए एपिसोड 38 का हमारा सवाल, जो कुछ इस तरह है। उस फिल्म का नाम बताइए जिसके एक सीन में शशि कपूर ब्लाइंड हैं और अमिताभ बच्चन की मदद से मोटर बाइक चला रहे हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए सुहाग, बी दीवार या सी 2 और 2 5। यानी हमारा कहने का मतलब है, नेम द मूवी which has a scene where Shashi Kapoor is blind and he's driving a motorbike under the guidance of Amitabh Bachchan, his sighted navigator. Your options are A. Suhag, B. Diwar and C. 2 और 2 5। और याद रखिए कि जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें, वरना आपकी एंट्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे, यह है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 09968329329 और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। भैया, उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल नहीं होगा, तो आप हमें लिख के भेज दीजिएगा। हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन है। सॉरी, सडनली आई चेंज माय रोल। और आपको ये याद दिला दूं कि इस सवाल का जवाब हमारे पास जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत बहक रहे हैं, इससे पहले कि कुछ और कर बैठे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन।